आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने धातु और अधातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में जाना था। आज हम धातुओं के संक्षारण के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की कील, पेंच, पाइप, रेलिंग आदि कुछ दिन अगर खुले में रह जाएं तो और वहाँ नमी युक्त वातावरण हो तो क्या होता है कि उन पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है। और यह परत एक यौगिक है जो लोहे और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ नमी के कारण क्रिया करके आयरन ऑक्साइड के रूप में बन जाता है। धीरे धीरे लोहे की यही परत एक एक कर उतरती जाती है और लोहा नष्ट हो जाता है। धातु या लोहे का नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना भी कहते हैं। और इसी प्रकार एल्यूमिनियम की सतह पर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जिससे उसकी चमक नष्ट हो जाती है। लोहे तथा एल्यूमिनियम का संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। कभी कभी आपने तांबे के बर्तन पर भी हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत देखी होगी। चांदी के ऊपर भी आपने देखा होगा काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है और यही इन धातुओं का संक्षारण का कारण होता है। धातुओं का संक्षारण अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है क्योंकि धातु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। इस प्रकार यदि धातुओं का संक्षारण अगर यूं ही होता रहे तो सोचिए कितना नुकसान होता है। और इस हानि से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत हानि पहुंचती है। अतः धातुओं का संक्षारण से धातुओं को बचाना भी बहुत आवश्यक है। आप सोचिए, यदि आपके घर में आपके गेट पर खिड़की के सरिये में या लोहे के अलमारी में पेंट न चढ़ाया जाए तो क्या होगा? जंग लगने के कारण वे भी खराब हो जाएंगे। इसीलिए तो पेंट चढ़ाया जाता है। और इसी प्रकार और भी विभिन्न बहुत सारी विधियां हैं जिनसे हम धातुओं का संक्षारण रोक सकते हैं। तो आइए हम उन विधियों को भी जान लेते हैं। सबसे पहला तो आप जानते ही हैं, पेंट का लेप चढ़ा करके। पेंट का लेप चढ़ाने से धातुओं का संपर्क बाहरी नमी और ऑक्सीजन या अम्ल से कट जाता है जिसके कारण ये संक्षारित नहीं हो पाते। आपने देखा होगा लोहे के फर्नीचर, हवाई जहाज़, रेल के डब्बे, बस, ट्रक या हमारे घर के लोहे के सामानों पर भी पेंट चढ़ा होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वे जंग से सुरक्षित रहें। दूसरी विधि है ग्रीस या तेल लगाकर। ऐसा अधिकतर हम औजारों के साथ करते हैं। औजारों में ग्रीस या तेल लगा देने पर भी क्योंकि उनका संपर्क जो है वो हवा और नमी से कट जाता है तो वो संक्षारित नहीं होते हैं और इस प्रकार उनको सुरक्षित रखा जाता है। तीसरी विधि हमारी गैल्वेनीकरण की है जिसे हम धातु का चढ़ाना या इंग्लिश में हम इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। इस विधि में लोहे के को जो है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने वस्तुओं को, जैसे उनकी चादरें हैं, बाल्टी हैं, ड्रम है, इनको पिघले हुए जिंक में डुबा देते हैं जिससे उस पर जिंक की एक परत चढ़ जाती है और सालों साल धातु सुरक्षित रहते हैं। चौथी विधि विद्युत लेपन के द्वारा होती है। कुछ धातुओं पर नमी या ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे धातुओं की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जो धातु हमारे संक्षारित होते हैं उन धातुओं पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे क्रोमियम, निकेल या टीन। आपके साइकिल के हैंडल पर निकेल की ही तो परत होती है। एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं क्योंकि इससे उसकी चमक तो नष्ट हो जाती है लेकिन धातु संक्षारित नहीं होता है। पांचवी विधि मिश्र धातु बनाकर धातुओं को संक्षारण से बचाया जाता है। कभी कभी एक धातु में दूसरे धातु या अधातु को मिलाने पर जो धातु है वो अधिक कठोर, स्थायी और संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। जैसे लोहे में अगर कार्बन को मिलाकर मिश्र धातु बना दें तो स्टील प्राप्त होता है और स्टील का संक्षारण
नहीं होता है। तो ये विधियाँ धातुओं को संक्षारण से बचाने की रही, लेकिन मिश्र धातु का हमारे जीवन में उपयोग भी बहुत होता है, अतः इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आइए अब मिश्र धातु के बारे में जानते हैं। मिश्र धातु वो धातु होते हैं जैसे जब किसी धातु में अन्य धातुओं या अधातुओं की उचित मात्रा मिला दी जाती है और उसमें कुछ उनके गुणों में बदलाव आ जाता है। ऐसे मिश्रित धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु मिश्रण को पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। इनका गुण जो होता है वो मूल धातु के गुणों से श्रेष्ठ होता है, यानी बहुत ही अच्छा होता है, और इसी कारण इनका उपयोग भी अधिक किया जाता है। तो हम आइए देखते हैं कुछ मिश्र धातुओं को कि उनमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी धातु या अधातु मिलाई जाती हैं और ऐसे मिश्र धातु का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आइए मिश्र धातु पीतल के बारे में जानते हैं। इनमें जो है तांबा और जस्ता को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। ये इनका उपयोग है बर्तन, तार या वाद्य यंत्र और सजावट की वस्तु बनाने में किया जाता है। कांसा मिश्र धातु है। ये तांबा और टीन के मिलाने से बनता है और इसका उपयोग सिक्का बनाने में, घंटा, मेडल या गहने बनाने में भी किया जाता है। सोल्डर मिश्र धातु है। ये सीसा और टिन के मिलाने से बनता है। ये विद्युत परिपथों में टाँका लगाने में काम आता है या धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने में। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, इसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है और इससे बर्तन, उपकरण, छुरी, कांटे आदि बनाए जाते हैं। अब हम मिश्र धातुओं के कुछ गुणों को भी जान लें। मिश्र धातु जो हैं वो मूल धातु से कठोर होते हैं। जैसे शुद्ध सोना मुलायम होता है तो हम इससे आभूषण नहीं बना सकते, लेकिन जैसे ही इसमें तांबा मिला दिया जाता है ये थोड़ा कठोर हो जाता है और आभूषण बहुत आसानी से बन जाता है। मिश्र धातु पर नमी और वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लोहे में अगर कार्बन या क्रोमियम मिला दें तो स्टील प्राप्त होता है, जिस पर वायु का या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातु के गुण उनके मूल धातु से भिन्न होते हैं। जैसे सोल्डर को की बात करें, ये शीशा और टीन का मिश्र धातु है और इसका गलनांक कम होता है, इसी कारण इसका उपयोग जो है वो धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने में किया जाता है। इसी प्रकार पिग आयरन और इस्पात भी मिश्र धातु हैं। पिग आयरन को हम कच्चा लोहा या ढलवा लोहा भी कहते हैं। इसमें लोहा अगर 93% होता है तो कार्बन 4 से 5% और जो बाकी बच जाते हैं उसमें सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इस्पात में ये 98.8% से लेकर 99.8% तक इसमें लोहा होता है, लेकिन 0.25% से 1.5% तक इसमें कार्बन और जो शेष हिस्सा रह गया उसमें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीज की अशुद्धियाँ होती हैं और इनका उपयोग मोटर, गाड़ी या नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। रेल की लाइनों को भी आप देखिए, जो पटरियाँ बिछी होती हैं वो इस्पात की ही बनी होती हैं, वो पानी और हवा में खराब नहीं होती हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने धातुओं के संक्षारण के बारे में जाना और संक्षारण से धातुएं नष्ट हो जाती हैं, अतः इनको बचाने के विभिन्न विधियों को भी हम लोगों ने जाना। आशा है आपको संक्षारण के बारे में और संक्षारण से बचाव के विधियों के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।